सलाम। सारे क्वेश्चन पर सॉल्व किया था और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करके इस क्वेश्चन में भी आपको कुछ सॉल्यूशंस दिए गए हैं और आपको ये बताना है कि क्या ये इस इक्वेशन के बेसिस फॉर्म होंगे इसकी मदद से या नहीं। ये हमें चीज़ क्या करनी है, मालूम करनी है क्वेश्चन में। तो हम इसका तरीका ये है कि देखिए यहाँ पर ये प्लॉट दिया हुआ है सोल्यूशन, ये सोल्यूशन है और ये उसकी आगे जो लिखी हुई है वो इक्वेशन है। तो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था बिल्कुल वैसे ही ये भी सॉल्व होगा, थोड़ा थोड़ा सा करके। इसलिए मैं ये अलग अलग क्वेश्चन करवा रहा हूँ क्योंकि सबके लिए सोल्यूशन अलग तरह से लिखे जाएंगे। मतलब कुछ कुछ जगहों पे डिफरेंस है, सबके लिए नहीं। तो इक्वेशन दी हुई है y k+2 +2 y k+1 -8 y k = 0। ठीक है। और इसके लिए अब हम सपोज कर लेंगे कि y k बराबर है किसके, r की पावर k के। और आपको याद होगा कि इस तरह से ये वैल्यू इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके हमने इसको रिड्यूस कर लिया था। तो यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही आप करेंगे। सबसे पहले ये वैल्यू कर देखिए आर, सॉरी, y k+2 के लिए इक्वेशन क्या हो जाएगी, आर की पावर k+2। और मैं यहाँ पर अब डायरेक्ट कर रहा हूँ, लास्ट लेक्चर में मैंने काफी डिटेल में आपको समझा दिया था कि इसके पीछे क्या रूल्स हैं, पावर किस तरह स्प्लिट की जाती है। आर की पावर के और आर की पावर हो जाएगी। सिमिलरली y k+1 के लिए आप लिख लें कि आर की पावर होगी k+1 एंड दिस विल बी आर के टू आर। ठीक है। अब ये वैल्यूज जो है वो आप ऊपर वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें। जब आप ऊपर वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे तो वैल्यू मिल जाएगी आर के मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर +2 टाइम्स ऑफ आर के इंटू आर -8 आर के =0। आर के जो है यहाँ से आ जाएगा कॉमन और रिमेनिंग फैक्टर्स जो है वो मैं ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूँ इंटू आर -8 = 0। इन द नेक्स्ट स्टेप आर के वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, जीरो से डिवाइड होगा तो जवाब जीरो हो जाएगा और इक्वेशन हमें मिलेगी आर स्क्वायर +2r - 8 = 0। अब ये चूंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको हम मिडिल टर्म इसकी ब्रेक कर लेंगे, मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे तो जवाब मिल जाएगा इस तरह से कि इसकी मिडिल टर्म आप 4 और 2 में ब्रेक कर लें। ठीक है। और r² +4r - 2r -8 = 0 और इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा आर, r+4 ब्रैकेट में रह जाएगा और यहाँ से कॉमन आ जाएगा -2 और अगेन r+4 ब्रैकेट में रह जाएगा। r+4 एज अ होल कॉमन और r-2 जो है वो ब्रैकेट में रह जाएगा। अब जब भी प्रोडक्ट मल्टीप्लाई हो रही हो और उसका प्रोडक्ट जो है वो जीरो हो तो या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा, इसको आप इक्वेट करवा दें आइदर 4r+4 = 0 और यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी -4 और दूसरा इधर ये वैल्यू होगी या और r-2 जो है वो जीरो के बराबर होगा तो r की दूसरी वैल्यू आ जाएगी 2। अब इस तरह से लेकिन मैं आपको इसी सवाल में बहुत क्लियरली समझा देता हूँ क्योंकि आपके जहन में हो सकता है कि ये सवाल बाद में आए और आप उनसे पूछें कि ये हर सोल्यूशन क्यों अलग तरह से लिखा जा रहा है। देखिए पहली बात ये है कि अगर तो आपने कैलकुलस का कोर्स पढ़ा है पहले कभी भी और डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किए तो हर तरह की जो इक्वेशन होती है ना, जैसे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो होमोजीनियस अलग होती है, नॉन होमोजीनियस अलग होती है। अच्छा होमोजीनियस हो और लीनियर हो तो उसका सोल्यूशन कुछ और होता है, होमोजीनियस हो और लीनियर ना हो नॉन लीनियर हो तो उसका सोल्यूशन कुछ और होता है। तो इस तरह जितनी भी तरह की इक्वेशंस की कुछ जनरल इक्वेशंस है ना, कुछ इक्वेशंस की टाइप्स होती हैं और उन टाइप्स की बुनियाद पर हर इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन आता है। तो यहाँ पर इस इक्वेशन ये जो एक होमोजेनियस इक्वेशन है और लीनियर इक्वेशन है तो उसका सोल्यूशन, उसका जो जनरल सोल्यूशन है ना वो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। ठीक है। तो
ये बात बताने का मकसद ये है कि इस एक्सरसाइज में जितनी तरह की क्वेश्चंस हैं उनके जनरल सोल्यूशन आप याद रख लीजिएगा। वैसे तो बहुत सारी, मेरा ख्याल है 7-8 टाइप्स होती हैं। अगर आपने पढ़ी भी है और आपको याद है तो ठीक है, नहीं पढ़ी भी तो बस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हद तक और काम चलाने की हद तक जितने क्वेश्चंस या जितने टाइप के क्वेश्चन आपकी इस एक्सरसाइज में हैं उनके जनरल सोल्यूशन आप याद कर लीजिएगा। ठीक है। इसलिए मैं पहले ही बता रहा हूँ, किसी और सवाल में हो सकता है कि जनरल सोल्यूशन में किसी और तरह से लिखूँ, तो वो इक्वेशन की टाइप पर डिपेंड करता है। मैं अपनी मर्जी से नहीं लिख रहा। ठीक। और मैंने बता भी दिया है कि उसके पीछे यानी लॉजिक क्या है। तो होमोजीनियस इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, लीनियर, नॉन लीनियर, इस तरह हर इक्वेशन का एक अपना जनरल सोल्यूशन होता है। तो यहाँ पर इस इक्वेशन का जो जनरल सोल्यूशन होगा वो लिखा जाएगा y के ए। ए कोई भी कांस्टेंट होता है। ठीक है। तो इस केस में हमें मालूम नहीं है कांस्टेंट की वैल्यू। फिर यहाँ पर आर के जो अभी आपने मालूम किया, यानी जो वेरिएबल आपने मालूम किया उसकी वैल्यू मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि एक वैल्यू आई वो थी 2 के प्लस इसके साथ लिखा जाता है बी। और जो इसका दूसरा रूट आया ना, दो रूट आए हैं हमारे पास, तो दो वैल्यूज मैंने यहाँ पर लिख दी -4 और 2 के और 4 की पावर के। अच्छा, ये वैल्यूज आर है ना, तो हमने तो आर की नहीं बल्कि हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी, वाई की वैल्यू। और वाई को हमने अस्यूम किया हुआ था कि वो बराबर है आर की पावर के। और आर की पावर ये आई, सॉरी आर ये आया, तो आर की जगह आर लिखा और उसकी पावर अपनी जगह पर के लगा दी। ठीक है, तो ये इसके पीछे लॉजिक ये है। मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है, लेकिन एक्सप्लेन कर दिया है आपको कि किस तरह से ये जनरल सोल्यूशन लिखा जाता है। तो ए और बी यहाँ पर कांस्टेंट है। अब अगर हमें कुछ कंडीशंस दी हुई होती हैं तो बाज़ औक़ात हम वो कांस्टेंट्स की वैल्यूज निकाल लेते हैं। नहीं दी हुई तो इसी तरह जनरल फॉर्म में आप इसका सोल्यूशन मेंशन कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और आखिर में एक स्टेटमेंट लिख दीजिए 2 के। ये शायद मैंने इस तरह का स्टेटमेंट पहले भी लिखवाया था कि 2 के और 4 के जो है फॉर्म्स अ बेसिस फॉर दिस सोल्यूशन, फॉर दिस सोल्यूशन या फॉर दिस सोल्यूशन स्पेस। तो अच्छा, ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 3 मेरा ख्याल है ऊपर भी इक्वेशन यही थी इसलिए जवाब हमारा सेम आया था। तो बहरहाल उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये है कि तरीका कार इसका इस तरह से है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर मैं देख लेता हूँ। तो जो है ना, अब क्वेश्चन नंबर 3 ये हमने सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद जो है 4, 5 उससे काफ़ी हद तक सिमिलर हैं। क्वेश्चन नंबर 6 मुझे डिफरेंट लगा, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ रहे हैं, तो मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, अब आपको यहाँ पर सोल्यूशन दिया हुआ है, आप देखें एक मिनट। तो जो है ना, ये देखें, ये सोल्यूशन है जो आपके सामने ये लिखा हुआ है ना, साइन की वैल्यू और ये कॉस की वैल्यू। और मेन इक्वेशन क्या है, वो है ये। आपको ये बताना है कि ये इक्वेशन का जो सोल्यूशन है उसके बेसिस ये और ये होंगे। ठीक है, जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। अब इसको साबित करने के लिए भी आपको क्या करना होगा, तो देखिए सबसे पहले आप वाई के को एज्यूम कर लें कि ये बराबर है आर की पावर के। ठीक है, आपने मान लिया। और फिर इसके बाद यहाँ पर इस इक्वेशन में y k+2 आ रहा है, तो इसकी वैल्यू हम मालूम कर लेंगे। मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ आर की पावर k+2, और जब आप उसको स्प्लिट करके लिखोगे तो आर के और आर स्क्वायर में ये स्प्लिट हो जाएगा। बाकी k+1 नहीं है तो इस केस में मैं उसको इवेल्यूएट नहीं कर रहा। अब आप क्या करो कि ये वैल्यूज ऊपर वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लो। तो इक्वेशन थी y k+2 +25 y k = 0। तो y k+2 की जगह तो आ जाएगा आर की पावर के मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर +25। वाई के की जगह आ जाएगा आर, आर के, सिर्फ आर के। और आर के इन दोनों में कॉमन है तो आप कॉमन निकाल लें, और आर स्क्वायर +25 रह जाएगा ब्रैकेट में।
और फाइनली आपको जवाब में मिलेगा आर स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 0। इन दी नेक्स्ट स्टेप आर स्क्वायर को आप सेपरेट कर लें और ये -25 दूसरी साइड पर चला जाएगा। और इसका जब आप स्क्वायर एलिमिनेट कराओगे और इसको सॉल्व करोगे तो जवाब आ जाएगा -25, सॉरी जवाब आ जाएगा ±5 आयोटा। चूंकि ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन है तो जवाब कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगा आयोटा की फॉर्म में। सही है, ये मेरा ख्याल है आपको पता होगा। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स जवाब आ गया, यानी आर की दो वैल्यूज आ गई, ±5 आयोटा। जब भी कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं ना, आगे देखें मैंने आपको शुरू में प्रीवियस क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन कर दिया था कि जिस तरह की इक्वेशन होती है और जिस तरह के रूट्स हमारे पास आते हैं, रियल आते हैं या नॉन रियल आते हैं, तो फिर हम देख के उस हिसाब से उसके जनरल सोल्यूशन लिखते हैं। और ये स्पेसिफिक टाइप्स हैं, इसके पीछे रूल्स हैं कि कब किसका क्या सोल्यूशन होगा। तो एज आई सेड कि अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं है तो इन क्वेश्चंस में जो सोल्यूशन आ रहे हैं वो आप कम से कम जनरल सोल्यूशन याद रख लें। अब इसमें रूट क्या है, कॉम्प्लेक्स है। जो कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं तो इक्वेशन यानी जनरल इक्वेशन या जनरल सोल्यूशन किस तरह लिखा जाता है कि इस केस में जनरल सोल्यूशन, अब नोट कि ये जो इक्वेशन थी ना, ये भी हमारी होमोजीनियस है और लीनियर इक्वेशन ही है। ये वाली मेन इक्वेशन ये लीनियर इक्वेशन ही है, बस फर्क क्या है कि इसके रूट्स जो है वो रियल नहीं है, कॉम्प्लेक्स हैं। तो इसके में जनरल सोल्यूशन इस तरह से लिखा जाएगा कि वाई के इज इक्वल्स टू ए कॉस, यहाँ पे फंक्शन आ जाएगा उसका, ठीक है, k π/2, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा b साइन k π/2। सही। अब आप देखें कि r की क्या वैल्यू आ रही है। r की वैल्यू है एक, ये है 5। तो मैंने यहाँ इस कांस्टेंट की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर दिया और यहाँ पर वैल्यू है इसकी क्या है 5 है, तो वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। और क्वेश्चन में अब अगर आप देखें तो आपको यही कहा हुआ है ना कि ये दो वैल्यूज इसका क्या है, सोल्यूशन है और वो एक बेसिस फॉर्म करेंगे। दैट मीन्स कि जो क्वेश्चन उन्होंने आपको ये कंडीशन दी ये दैट इज ट्रू, ये वेरीफाइड है। ठीक। तो आप ये लिखते हैं दैट these solutions form basis of a solution space, जो कि क्वेश्चन में आपको पूछा था या मालूम करने के लिए कहा हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से अब ये ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी मर्जी से यहाँ पर सोल्यूशन कुछ भी लिख दिया, वहाँ सोल्यूशन कुछ लिख दिया। मैंने आपको बहुत डिटेल में बता दिया है कि डिपेंड करता है इक्वेशन की टाइप पर और इक्वेशन के जो जवाब में रूट्स आते हैं उसकी नौयत पर कि किस तरह के रूट्स हैं। डिपेंडिंग ऑन दैट हर वक्त जनरल इक्वेशन फिर अलग हो जाती है, केस टू केस वेरी करती है। ठीक।